नमस्ते बच्चों, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर किया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर किया। अब बात करते हैं कि यदि अगर कभी किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनरशिप अकाउंटिंग में क्या क्या बदलाव आते हैं। एक चीज़ तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेखांकन दृष्टिकोण से पार्टनर की रिटायरमेंट या पार्टनर की डेथ में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस में जो पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म से अलग हो रहा है और जो भी उसके ड्यूज हैं, जो भी उसका लेना देना है, उसका निपटारा किया जा रहा है। अब डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है या रिटायरमेंट में भी क्या होता है, पार्टनर्स की जो आपसी साझेदारी है वो हो जाती है समाप्त, लेकिन जो बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो चलती रहती है, बिजनेस कंटिन्यू रहता है। तो डेथ के केस में भी ऐसा ही है कि पार्टनरशिप तो समाप्त हो जाती है, क्योंकि जैसे 3 पार्टनर्स थे, अगर एक की मृत्यु हो गई है तो उन तीनों के आपस में जो साझेदारी थी वो समाप्त हो गई, लेकिन पार्टनरशिप फर्म या फिर ये कहें कि बिजनेस जो है वो चलता रहता है यदि वो चाहे तो एक चीज हमें ये समझने की जरूरत है कि एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ की वजह से पार्टनरशिप फर्म खत्म नहीं होती है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। दूसरी बात यह है कि रिटायरमेंट और डेथ में क्या अंतर है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर में मैंने आपको जैसे बताया कि अकाउंटिंग दृष्टिकोण से तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अदरवाइज क्या डिफरेंस है। एक बात तो ये कि जो रिटायरमेंट है वो अपनी इच्छा से होती है और प्लान्ड होती है। अपनी इच्छा से का मतलब वॉलंटरी होती है और प्लान्ड होती है, लेकिन जो डेथ है वो तो कोई नहीं जानता है, तो डेथ जो है वो अनप्लान्ड होती है। तो रिटायरमेंट के लिए हम डेट डिसाइड कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि हम 31 मार्च को रिटायर होंगे, 31 दिसंबर को रिटायर होंगे, लेकिन डेथ के लिए कोई भी डेट निश्चित नहीं की जा सकती है, वो तो कभी भी आ सकती है। दूसरी बात है, रिटायरमेंट के समय जो भी पेमेंट्स करनी होती है वो पार्टनर को की जाती है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, लेकिन डेथ के समय तो वो पार्टनर उपलब्ध ही नहीं है, तो फिर किसको भुगतान किया जाएगा। जो उसका कानूनी उत्तराधिकारी होगा, जो उसका लीगल हायर होगा, उसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? एग्जीक्यूटर बोलते हैं। तो उसके एग्जीक्यूटर को भुगतान किया जाता है डेथ के केस में। रिटायरमेंट के केस में पार्टनर को भुगतान किया जाता है। ये कुछ चीजें हैं जो थ्योरी में हमारे काम आती हैं, और वैसे भी कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले उसका बेस हमें जरूर क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि पार्टनर की डेथ होने से क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, ये नोट कर सकते हैं। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाती है। जैसे रिटायरमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गई थी, सेम सिचुएशन डेथ में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी। 3 पार्टनर्स थे तो एक की मृत्यु हो गई तो 2 ही पार्टनर्स बचे, तो उनको आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनानी पड़ेगी। हो सकता है कि जो बाकी पार्टनर्स हैं वो उसी रेशो में आगे कंटिन्यू करें, हो सकता है वो अपनी रेशो को बदल लें। दूसरा पॉइंट है गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रिटायरमेंट में सीखी थी, गेनिंग टू रिटायरिंग, यहाँ पर गेनिंग टू डिसीज्ड पार्टनर होता है। एक बात याद रखिएगा, जो मृत साझेदार होता है उसका नाम इंग्लिश में डिसीज्ड पार्टनर होता है। डिसीज्ड, DECEASED, डिसीज्ड पार्टनर। डिजीज नहीं बोलते हैं इसको, डिसीज्ड बोलते हैं, सी की आवाज आती है। तो डिसीज्ड पार्टनर के अकाउंट में जाता है। तो हमने रिटायरमेंट में सीखा था गेनिंग टू रिटायरिंग, यहाँ पर हो जाती है गेनिंग टू डिसीज्ड पार्टनर। तीसरा पॉइंट है, जैसे हमने एडमिशन में, रिटायरमेंट में सीखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, ऐसे ही डेथ में भी अगर जरूरत पड़े तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन करते हैं। चौथा पॉइंट, जैसे हम एडमिशन में बैलेंस शीट क्लीन करते थे, जैसे हम रिटायरमेंट में बैलेंस शीट क्लीन करते थे, जनरल रिजर्व होता था तो उसको बांटते थे, एसेट या लायबिलिटी साइड का P&L उसको डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ करते थे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल होती थी उसको देखते ही गोली मारते थे। तो ये वही सारी काम जो हम एडमिशन में करते थे, जो हम रिटायरमेंट में करते थे, वही हम डेथ में भी करेंगे। 5वां पॉइंट, डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा निकालते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू हुआ, लेकिन यदि 30 जून को पार्टनर की मृत्यु हो गई, एक बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है कि प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर आधार पर। अभी हम पूरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन 6 महीनों के लिए हम कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, इन 5 महीनों के लिए कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। और लास्ट पॉइंट में हमने जैसे कहा था, रिटायरमेंट में तो पार्टनर को भुगतान किया जाता है, रिटायरिंग पार्टनर को, लेकिन डेथ के केस में डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को भुगतान किया जाता है। किसको भुगतान किया जाता है? उसके एग्जीक्यूटर को, EXE और क्यूटर, CUTOR। इसे नोट कर लीजिए।
जब आप इसे नोट कर लेंगे उसके बाद में हम इन 5th पॉइंट के बारे में जो अभी डिस्कस कर रहे थे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट है उसका शेयर क्यों निकालना पड़ता है अलग से, ये डिस्कस करेंगे। इसे नोट कर लीजिए। नए पेज पे हेडिंग डाल सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। मृत साझेदार के प्रॉफिट का हिस्सा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर। एक बात याद रखिए, सपोज 1 अप्रैल को खाते शुरू हो रहे हैं, बिजनेस शुरू हो रहा है। हमेशा हर बिजनेस 1 अप्रैल से शुरू होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो सवाल में बताना पड़ेगा उनको कि 1 जनवरी से बिजनेस शुरू हो रहा है और 31 मार्च को खत्म हो रहा है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। अब देखिए, अगर उसकी मृत्यु 31 अगस्त को हुई है, यानी कि 1 अप्रैल से खाता शुरू हुआ और 31 अगस्त को हो गई उसकी मृत्यु, तो उसने 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक फर्म के लिए काम किया है। 1 अप्रैल से 31 अगस्त कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, टोटल कितने महीने हो गए? 5 महीने, 5 मंथ्स। इसलिए इन 5 महीनों में फर्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया होगा उस पर उसका भी हक होगा, क्योंकि इन 5 महीनों में कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो फर्म ने कमाया ही होगा और उसमें उसने भी मेहनत करी है, डिसीज पार्टनर ने भी मेहनत करी है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब उसकी मृत्यु हुई है तब तक हमने प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया हुआ होता, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा हम साल के अंत में कैलकुलेट करते हैं। आपने 11th में फाइनल अकाउंट सीखा था ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो ये एक वित्तीय वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। अब मृत्यु हो गई है बीच में, तो प्रॉफिट का पता कैसे लगाया जाए? तो प्रॉब्लम ये है कि उसकी मृत्यु तो हो गई है बीच में, लेकिन हमें पता है कि हम हमेशा प्रॉफिट साल के अंत में निकालते हैं। इसलिए हमें पिछले वर्ष के प्रॉफिट के आधार पर अंदाजा लेना पड़ता है, एक आइडिया लेना पड़ता है पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर। अब ये डिपेंड करता है, बहुत बार क्वेश्चन बोलता है कि पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर लो, या फिर कई बार बोलता है पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालो, उसके आधार पर लो। तो जो भी बेसिस, जिस भी आधार को वो कहेगा, हम उस आधार को पकड़ के प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया जेड जो है वो एक मृत साझेदार है जिसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका शेयर कैसे निकाला जाएगा? ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड्स शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में जेड का शेयर बराबर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय शेयर। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर, मृत साझेदार का शेयर कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट यानी कि पिछले साल का प्रॉफिट या जिस भी आधार पर वो कह रहा है प्रॉफिट और ये पूरे साल का प्रॉफिट होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय टाइम यानी कि जितने समय के लिए उसने काम किया है। इस केस में जेड ने कितने समय के लिए काम किया था? 5 महीने के लिए, मल्टीप्लाइड बाय शेयर, जो भी उसका शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हम इसको कैसे समझेंगे? प्रॉफिट कौन सा? पिछले साल का प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट। अगर वो कहेगा 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालो तो 3 साल का एवरेज, जैसे गुडविल में हम एवरेज प्रॉफिट निकाला करते थे, ऐसे मल्टीप्लाइड बाय टाइम। जैसे यहाँ पर इसने 5 महीने के लिए काम किया है तो 5/12 मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इससे रिलेटेड फिर हम क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में। पहले यहां तक इसको समझ लीजिए, प्रॉफिट या तो पिछले साल का प्रॉफिट बोलेगा या पिछले 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जो भी प्रॉफिट बोल रहा है वो बोलेगा, और उसके आधार पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। नए पेज पे हेडिंग डाल लीजिए कि डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट के शेयर की क्या एंट्री होती है, वो हम अभी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या हेडिंग होगी? डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट शेयर की एंट्री।